हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक अपना नया टॉपिक है। इवन टॉपिक नया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ा है उसके अंदर जो सिम्टम्स के अंदर भी अपीयर हो रहा है। और वो टॉपिक है अपना सीजर्स या फिर एपिलेप्सी, जिसको हम कन्वल्सन भी बोल सकते हैं। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमने देखे हैं उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली के अंदर ये सिम्टम्स है वो अपीयर हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि सीजर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम सीजर को मैनेज कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सीजर को हम यहाँ पर एपिलेप्सी भी बोल सकते हैं एंड दी कन्वल्सन भी बोल सकते हैं। तो ये सीजर है क्या? सीजर की रीजन क्या होता है? जो अपना ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअसली नर्व का कंडक्शन होता रहता है, लेकिन किसी भी अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से क्या होगा, ब्रेन के अंदर जो नर्व कंडक्शन हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं जिस चैनल के थ्रू जो नाउ कंडक्शन है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, वो चैनल है वो ब्लॉक हो गया है या फिर ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से जो नाउ कंडक्शन एक पाथवे के अंदर जाना चाहिए, मतलब दैट मीन्स जो एक वे के अंदर जाना चाहिए वो प्रॉपरली वे के अंदर न जाके जो सराउंडिंग के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर कंडक्शन को कोज कर रहा है, उसको अपने बोलते हैं यहाँ पर सीजर या फिर एपिलेप्सी। तो पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। एपिलेप्सी इज ए ब्रेन डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज रिपीटेड सीजर कन्वल्सन इन विच क्लस्टर ऑफ द नर्व सेल्स इन द ब्रेन सिग्नल abnormally causing strange sensation, emotion and behavior or sometimes convulsion, muscle spasm and loss of the consciousness। That means हम देखेंगे कि कन्वल्सन है क्या। कन्वल्सन और एपिलेप्सी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ब्रेन डिसऑर्डर, अब उसके पीछे रीजन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ द नाउ सेल्स। इसके अंदर मैन रीजन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ द नाउ सेल्स इन विच द ब्रेन सिग्नल अबनॉर्मली, यानी जो ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, किस अब ये नाउ क्लस्टर ऑफ द नाउ सिग्नल्स क्या है? दैट मीन्स किसी भी तरह की स्टिमुलाई है वो अपने अगर ब्रेन के अंदर जा रही है तो वो किस रूप के अंदर जा रही है? नाउ कंडक्शन के अंदर। दैट मीन्स नाउ सिग्नल्स में जा रही है। जैसे ये जो स्टिमुलाई है वो ब्रेन के अंदर गई है तो वो एक नाउ सिग्नल्स में गई है, और वहां से जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड करती है वापस से अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई, तो वो भी एक सिग्नल के अंदर ही कर रही है। तो अगर किसी भी वजह से जिस चैनल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या फिर जिस जो चैनल है वो ब्लॉक हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं जिस रास्ते से जो कंडक्शन जा रहा है ब्रेन के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर, या फिर वो जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वहां पे कहीं पे भी अबनॉर्मल कंडीशन आ गई है, तो जो ग्रुप ऑफ द नर्व्स हैं जिसको अपन बोलते हैं क्लस्टर ऑफ द नर्व सेल्स, ग्रुप ऑफ द नर्व सेल्स हैं, वो एक साथ के अंदर अबनॉर्मली फंक्शन करेंगी सिग्नल्स की वजह से, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो स्ट्रेन सेंसेशन, पर्सन है वो प्रॉपरली फील नहीं कर पाएगा, स्ट्रेन सेंसेशन होगा, जिससे रिलेटेड आता है इसके अंदर स्मेल से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड, या फिर परसेप्शन से रिलेटेड जैसे पर्सन है उसको टेक्टाइल हेलुसिनेशन होने लग जाएगा, या फिर पर्सन को एक अजीब सी सेंसेशन फील होना स्टार्ट कर देगी। इसके साथ साथ में पर्सन है उसका इमोशन चेंज हो जाएगा। जैसे पर्सन इमोशन के अंदर हम देखते हैं जैसे जॉय, एंगर, सैडनेस या फिर एक्साइटमेंट, तो ये पर्सन के इमोशंस हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। इमोशन के अंदर हम देखते हैं सैड, एंगर, एक्साइटमेंट, सैड, एंगर, एक्साइटमेंट एंड जॉय। जो ये अफेक्ट हो रहा है, ये दैट मीन्स पर्सन का इमोशन चेंज हो रहा है। अब ये इमोशन चेंज हो रहा है दैट मीन्स अपनी ये जो कंडीशन हो रही है, एपिलेप्सी कंडीशन हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जो नाउ कंडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, वो कौन सा सिस्टम सॉरी कौन सा लोब अफेक्ट हो रहा है? अगर इमोशन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। और अगर अवेयरनेस से रिलेटेड है, हम इमोशन और बिहेवियर से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली फ्रंटल लोब रहेगा, एंड अवेयरनेस से रिलेटेड है, अवेयरनेस से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये जो कंडीशन हो रही है वो हो रही है पैराइटल लोब के अंदर।
पैराइटल लोब। पैराइटल लोब है वो अफेक्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर पर्सन की अवेयरनेस है वो चेंज हो जाएगी। देन और सम टाइम कन्वल्सन, दैट मीन्स उस टाइम पर कई बार क्या होता है, पर्सन के अंदर जो स्पाज्म होती है, मसल स्पाज्म, वो अफेक्ट हो जाती है, मसल की टोन चेंज हो जाती है, जिसमें पर्सन की या तो हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है या फिर हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाती है। मसल स्पाज्म एंड लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो इस जिसके अंदर एक ब्रेन ऐसा डिसऑर्डर, ब्रेन या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो नर्व का कंडक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर नर्व का कंडक्शन चेंज हो रहा है तो पर्सन के अंदर सेंसेशन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, मसल स्पास्म या फिर मसल टोन से रिलेटेड या फिर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है पर्सन के अंदर अबनॉर्मल सिम्टम्स अपीयर होंगे, और उसको अपन बोलते हैं एपिलेप्सी, सीजर और दी कन्वर्जन। देन हम देखते हैं कॉजेज ऑफ दी causes and risk factor of the epilepsy और सीजर। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर, जैसे हमने प्रीवियस डिजीज कंडीशन जिसके अंदर हमने देखा था, कोरिया के अंदर भी देखा था, हंटिंगटन कोरिया, एल्जाइमर डिजीज, इसके अंदर भी हमने देखा था कि जेनेटिक फैक्टर कोज कर रहे हैं, और उसमें भी हमने देखा था कि इस सिम्टम्स के अंदर अपीयर हो रहा है कन्वल्सन एंड दी सीजर। तो जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसके अंदर क्रोमोसोमल abnormalities, स्पेसिफिकली हम देखते हैं क्रोमोसोमल नंबर 1, 14 एंड दी 19। 1, 3 थर्ड नंबर का भी होता है, 1, 3, 14 एंड दी 19 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड 4 ऑल्सो। ये जो क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल कंडीशन हो रखी है, क्रोमोसोम्स है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, और अगर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हो गई है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ के अंदर ही क्रोमोसोमल है वो अबनॉर्मल कंडीशन में हो गए हैं, तो ये जेनेटिक फैक्टर को कोज कर रहा है, जिसके अंदर एल्जाइमर डिजीज को भी कोज कर रहा है, इसके साथ साथ के अंदर हमने देखा था हंटिंगटन कोरिया है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, या फिर जो अपने ब्रेन के ऑर्गन है उससे रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, या फिर एनी काइंड ऑफ द ट्रॉमा और इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से भी अफेक्ट कर रहा है, जिसमें फर्स्ट वन आता है स्ट्रोक और द ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। स्ट्रोक को हम बोलते हैं सीवियर सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, या फिर ब्रेन अटैक बोलते हैं, या ये है सेकेंड वन आता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक दैट मीन्स किसी भी वजह से अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेन के पास में शॉर्ट टाइम के लिए ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स जो ब्रेन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, और अगर ब्रेन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है उस कंडीशन के अंदर जो ब्रेन के अंदर नर्व सिग्नल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, और उसकी वजह से अफेक्ट होती है कंडीशन कन्वर्जन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमेंशिया एंड दी एल्जाइमर डिजीज। डिमेंशिया एंड दी एल्जाइमर डिजीज, जैसे हमने प्रीवियस डिजीज में पढ़ा है, जिसमें हमने एल्जाइमर डिजीज एंड दी एल्जाइमर डिमेंशिया पढ़ा है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मल कंडीशन भी हो रही है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कंडीशन भी है, इसके अंदर भी पर्सन है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल चेंज हो रखा है, और अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल चेंज हो रखा है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है जो अपने ब्रेन है वो रेस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स दी बॉडी, अपनी बॉडी के लिए, जैसे किसी भी तरह की स्टिमुलाई गई है, अब वो स्टिमुलाई ब्रेन के पास में पहुंच गई, अब ब्रेन क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड करेगी, लेकिन वो रेस्पॉन्ड किस वे के अंदर आएगा, केमिकल मैसेंजर के रूप में। अब वो जो केमिकल मैसेंजर है वो क्या, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो वहां से होते हुए अपनी जो बॉडी की स्केलेटल मसल्स है या फिर जो डिस्टल ऑर्गन है या फिर टारगेटेड ऑर्गन है वहां पर जाएंगी और वो कंडक्शन करती हैं। लेकिन डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल चेंज हो जाएगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अल्टर हो रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर कंडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रेन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है और ब्रेन के जो
कॉग्निटिव फंक्शन है, इमोशंस है, इसके साथ साथ में जो मेमोरी है वो फेड होना स्टार्ट कर देगी, और पर्सन है वो जो रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी है उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है। और इसके साथ साथ में न्यूरोट्रांसमीटर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल चेंज हो जाएगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल चेंज हो रहा है तो जो नर्व कंडक्शन है उसके अंदर भी वेरिएशन आ जाएगा और वो सीजर को भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, या तो पर्सन के सडनली किसी ने अटैक किया है, या फिर हम बोल सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन इंजरी या फिर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से सडनली अगर अटैक हुआ है तो वहां जो ब्रेन की टिश्यू है उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाएगी। डिसरप्शन दैट मीन्स डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ी हुई है दैट मीन्स उसकी डिमांड बढ़ी हुई है और सप्लाई कम हो रही है, तो जो नर्व कंडक्शन उसके अंदर वेरिएशन आ जाएंगे और पर्सन के अंदर सीवियर सीजर होते हैं, सीवियर सीजर एंड कन्वल्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन इन्फेक्शन। अब ब्रेन इन्फेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली आता है मेनिंजाइटिस, meningitis and the encephalitis। मेनिंजाइटिस एंड एंसेफलाइटिस दैट मीन्स ब्रेन की आउटर कवरिंग लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके अंदर इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और ब्रेन के जो टिश्यूज हैं जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके टिश्यू अंदर के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है, इन्फेक्शियस प्रोसेस हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे एंसेफलाइटिस। और ये अगर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है, इम्बेलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड द डिमांड। दैट मीन्स डिमांड बढ़ी हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई उसके अकॉर्डिंग कम हो रही है, वहीं पे जो माइक्रोब्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, लीजन फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व कंडक्शन हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है या फिर ब्लॉक हो जाता है। इसके साथ साथ में जो नेक्रोटाइज टिश्यू है या फिर पस फॉर्मेशन हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन एब्सिस। इन ये दोनों ही कोज करते हैं ब्रेन एब्सिस को, ब्रेन एब्सिस। ब्रेन एब्सिस का मतलब क्या होता है, पस सेल कलेक्ट हो जाती हैं ब्रेन टिश्यूज के अंदर या फिर जो सीएसएफ सर्कुलेट होता है, मेनिंजिस है वहां पर, जिसकी वजह से जो कंडक्शन चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर, उसमें हम आपको बताऊंगी कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट क्या होता है। लेकिन कंजेनाइटल दैट मीन्स पर्सन है उसको बर्थ के साथ में ही न्यूरोलॉजिकल डिजीज कंडीशन है वो प्रेजेंट है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट दैट मीन्स प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ब्रेन और ब्रेन के पार्ट का प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसके साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड है उसका प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। तो अगर ब्रेन और ब्रेन के पार्ट प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए हैं उस कंडीशन के अंदर जो कंडक्शन चैनल है वो भी ब्लॉक हो जाएगा या फिर अबनॉर्मली हो जाएगा, जिसकी वजह से सीजर होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है ब्रेन ट्यूमर, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है। ब्रेन ट्यूमर दैट मीन्स एक मास लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगी, एक लीजन फॉर्म हो जाएगा और सराउंडिंग के जितने भी स्ट्रक्चर है उसको कंप्रेस कर देगी, चाहे वो ब्लड सप्लाई हो, चाहे वो लिम्फेटिक सप्लाई हो या फिर नर्व सप्लाई हो। अगर इन तीनों को ही कंप्रेस कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नर्व कंडक्शन का जो चैनल है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। अदर फैक्टर हम देखते हैं abnormal blood vessel in the brain, abnormal blood vessels in the brain, जिसमें स्पेसिफिकली हम देखते हैं cerebral aneurysm, सेरिब्रल एन्यूरिज्म दैट मीन्स जो ब्लड वसल है, एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, जो ब्लड वसल्स है स्पेसिफिकली आर्टरी, वो क्या हो जाएगी बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो जाएगी, बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो जाएगी या फिर बैलूनिंग हो जाएगी। ये जो बाहर की साइड में बैलूनिंग हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है, इसी को अपन बोलते हैं एन्यूरिज्म। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी परसिस्टेंट पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से जो ब्लड वसल की जो वॉल होती है वो वीक हो जाएंगी और एक पर्टिकुलर पार्ट जहां से ज्यादा वीक हो रही है वो बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो जाएगी, उसको अपने बोलते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म। और ये जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म है आगे अगर कंटिन्यूअसली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो रप्चर होने की वजह से ये ब्रेन स्ट्रोक को भी कॉज कर सकती है। सेकेंड वन आता है एट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन।
आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन, दैट मीन्स आर्टरी और वेन के को कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, जिसको अपन बोलते हैं कैपलरीज। जैसे ये आर्टरी है, इसके बाद में कैपलरी आएगी, एंड कैपलरी के बाद में आती है अपनी वेन्यूल्स। तो जो आर्टरी, कैपलरी एंड वेन, अब किसी भी वजह से आर्टरी और वेन है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रक्चर है कैपलरी है, वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाती है, उसको अपन बोलते हैं आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन। और कैपलरी का काम क्या होता है, जो ही आर्टरी है क्या लेके आती है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ग्लूकोज, यानी जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए जिन कंपोनेंट की जरूरत होती है वो आर्टरी लेके आएगी, और जो ही लेके आएगी कैपलरी अब क्या करती है, उनको डिफ्यूज कर देगी इन दी सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर कैपलरी डिफ्यूज कर देगी, जिसकी वजह से जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। इसके साथ साथ ही सेल के अंदर जो भी वेस्ट कंपोनेंट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट होते हैं, सच एज नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इन सबको वापस क्या करेगी, यहाँ से वापस ब्लड वेसल्स के अंदर या कैपलरी के अंदर ड्रेन कर देगी, और वहां से वो वीनस रिटर्न के थ्रू चला जाता है, वीनस रिटर्न में चल जाएगा, वीनस चैनल के अंदर चला जाएगा वीनस रिटर्न के थ्रू। लेकिन ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जो आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन, दैट मीन्स जो कैपलरी है प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाएगी, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड आर्टरी लेके जा रही है लेकिन वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है कैपलरी की वजह से। सेकेंडरी जो सेल्स है उसकी मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है वो वेन्यूल के अंदर ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है। ये दोनों ही कंडीशन क्या कोज करेगी, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम कर रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से जो नर्व कंडक्शन हो रहा है प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ में क्या होता है, जो डिफ्यूजन होता है यहाँ पर, जिसमें कुछ केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी कंडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, तो इसके अंदर भी वेरिएशन आ जाएगा। और ये जो फैक्टर है जो ये आगे जाके कोज कर रहा है एपिलेप्सी एंड दी कन्वल्सन को। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर फैक्टर कोज करते हैं यहाँ पर 3 फैक्टर, मतलब दैट 3 डिजीज कंडीशन, जिसमें सबसे पहली आती है डायबिटिक मेलाइटस कंडीशन, सेकेंडरी आती है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी आएगी, एंड थर्ड वन आती है एजोटीमिया, एजोटीमिया। ये तीनों ही कंडीशन है जो मेटाबॉलिक कंडीशन को अफेक्ट कर रही है, जिसमें डायबिटिक मेलाइटस कंडीशन में तो क्या हो रहा है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन दे, दैट मीन्स एक्सेस ग्लूकोज की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाएंगे, और अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं तो ब्रेन के पास में ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम पहुंची है। इसके साथ साथ के अंदर ही क्या होता है कि जो डायबिटिक मेलाइटस कंडीशन में यूरिन के साथ में अपनी बॉडी से प्रोटीन भी लूज हो रही है, यूरिन के साथ में प्रोटीन भी लूज होगी, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। दैट मीन्स यूरिन के साथ में प्रोटीन का भी एक्सक्रीशन हो रहा है, तो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल भी कम हो रहा है, और अगर प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है तो जो कैपलरी हमने देखा ये कैपलरी है, इसकी परमिबिलिटी को मेंटेन कर रहा है वो भी यहाँ पर, या फिर हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओंकोटिक प्रेशर है, उसको मेंटेन करने का काम भी ही प्रोटीन का ही काम है, जैसे एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन है, इन दोनों का लेवल कम हो रहा है, तो परमिबिलिटी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और यही रीजन होता है कि जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है जो वहां से, क्योंकि परमिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी सेमी परमिबल लेयर होती है, जो कैपिलरी होती है उसकी लेयर होती है वो सेमी परमिबल हो रही है। दैट मीन्स कुछ कंपोनेंट को तो वो परमिट कर रही है सेल्स के अंदर डिफ्यूज होने के लिए, लेकिन कुछ कंपोनेंट को वो परमिट नहीं कर पा रही है, इसको अपन बोलते हैं सेमी परमिबिलिटी, जिसमें माइक्रो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ग्लूकोज है, इनको तो वो डिफ्यूज कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको तो डिफ्यूज कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ में जैसे प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड सेल्स हैं, उसको वो डिफ्यूज नहीं कर रही है, डिफ्यूजन नहीं कर रही है। तो अगर यहाँ पर जो प्रोटीन लूज हुआ है डायबिटिक मेलाइटस की वजह से, तो वो परमिबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी और उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर परमिबिलिटी बढ़ रही है उस कंडीशन के अंदर
क्या होगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी लूज हो जाएगी, वाटर आयन है वो भी लूज हो जाएगा, एंड सोडियम आयन है वो भी लूज हो जाएगा, वो इंट्रावस्कुलर स्पेस से इंटरस्टिशियल जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर चला जाएगा, जो आगे जाके वहां पे स्वेलिंग को कोज कर रहा है। तो ये डायबिटिक मेलाइटस है, ये प्रोग्रेसिव लेवल पे कोज कर रही है सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा। और अगर सेरिब्रल एडिमा हो रखा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है ब्रेन के पास में, तो जो नर्व कंडक्शन है वो, जो नर्व कंडक्शन चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। सेकेंडरी आता है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जो मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि लीवर डिसऑर्डर की वजह से जो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है बिलिरुबिन, वो क्या करेगा, ब्रेन सेल है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, और ब्रेन सेल डैमेज हो जाएंगी, जिसको अपन बोलते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, लीवर, क्योंकि पहले स्टार्टिंग कहाँ होती, लीवर के अंदर। जैसे लीवर सिरोसिस कंडीशन है, इसका कॉम्प्लिकेशन भी आता है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। सीवियर जॉन्डिस कंडीशन है, उसका भी कॉम्प्लिकेशन है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। एंड थर्ड वन आता है एजोटेमिया। एजोटेमिया किस कंडीशन में हो रहा है, यानी क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन, जिसके अंदर रीनल का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है अपनी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। लेकिन अगर रीनल फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपरली, दैट मीन्स उस कंडीशन में जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट होते हैं वो अपनी ब्लड के अंदर ही बिल्डअप होना स्टार्ट कर देंगे, और वही रीजन होता है कि वो ब्लड के साथ में सर्कुलेट होकर ब्रेन के अंदर चला जाएगा, और ब्रेन के अंदर जाने के बाद में वहां की जो ब्रेन की सेल्स होती हैं, चाहे वो सपोर्टिव सेल्स हो या फिर नर्व सेल्स हो। सपोर्टिव सेल जिसको हमने पहले देखा था 4 टाइप की होती हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल एंड द माइक्रोग्लियल सेल्स, या फिर जो नर्व सेल्स हैं इन सबको वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा या फिर डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसको अपन बोलते हैं एजोटेमिया। देन आता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है ऑटिज्म एंड दी डाउन सिंड्रोम। अब जो डाउन सिंड्रोम है ये भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मल कंडीशन है, जिसके अंदर 21 जो क्रोमोसोम्स है, नंबर 1 जो 21 नंबर का क्रोमोसोम्स है तो वो ट्राइसोमी हो जाएगा, जिसकी वजह से भी ब्रेन है उसके प्रॉपरली, जो ब्रेन की टिश्यू है उसका प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेज जो इंट्रायूटाइन लाइफ में भी होता है, और उसके जस्ट बाद में जो माइलस्टोन के अकॉर्डिंग ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, रिफ्लेक्शन का डेवलपमेंट होता है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। और सेम आता है ऑटिज्म डिजीज कंडीशन है, जिसके अंदर भी क्या होता है, ब्रेन का प्रॉपरली फॉर्मेशन या फिर जो ब्रेन है उसका प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाईली एक्सपोजर विद द लेड, कार्बन मोनोक्साइड एंड द मर्करी पॉइजनिंग। ये आता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के अंदर, यानी वर्किंग प्लेस के अंदर पर्सन है वो बार बार एक्सपोज हो रहा है, किससे, लेड से, कार्बन मोनोक्साइड से एंड मर्करी से, जिसकी वजह से ये तीनों कंपोनेंट ही जो नर्व सेल है उसको डैमेज कर देंगे। एंड लास्ट वन आता है ओवरडोज ऑफ द एंटी डिप्रेशन। पर्सन है वो डिप्रेशन में है और वो एंटी डिप्रेशन ड्रग ले रहा है, लेकिन अगर उसका एंटी डिप्रेशन का ओवरडोज हो गया है तो ये भी जो कंडक्शन का चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये है पॉजिटिव फैक्टर्स एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ द एपिलेप्सी और द कन्वल्सन। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजर। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ द सीजर है उसको हमने यहाँ पर 2 टाइप्स में किया है। सबसे पहले तो फोकल सीजर, फोकल्स का मतलब लोकल, लोकल या फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया अफेक्ट हो रहा है, जैसे पैराइटल लोब के अंदर अफेक्ट हो गया है, फ्रंटल लोब के अंदर अफेक्ट हो गया है, या टेम्पोरल लोब के अंदर अफेक्ट हो गया है। एंड सेकेंड वन आता है जनरलाइज सीजर, दैट मीन्स ब्रेन है उसके अंदर, जो पूरा ब्रेन है उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो रहा है। अब जो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो फोकल सीजर है उसको भी हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया है, सिंपल फोकल सीजर एंड द कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। देन उसके बाद में जो जनरलाइज सीजर है उसको हमने यहाँ पर अलग अलग से 6 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन आता है अब्सेंट सीजर, सेकेंड वन आता है टोनिक सीजर, नेक्स्ट वन आता है क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर एंड टोनिक एंड दी टोनिक क्लोनिक सीजर। तो ये है स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजर, जिसको हम अब डिटेल में 1 बाय 1 सबको अलग अलग से देखेंगे।
जिसमें फर्स्ट वन आता है सिंपल फोकल सीजर, क्योंकि हमने पहले फोकल सीजर देखा था, अब फोकल सीजर है वो भी दो टाइप का होता है, सिंपल फोकल सीजर एंड दी कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। सिंपल फोकल सीजर के अंदर क्या होता है, पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो चेंज नहीं हो रहा है, बिना कॉन्शियसनेस चेंज होने के साथ साथ में पर्सन है वो क्या होता है, सडनली जो उसके इमोशन चेंज हो जाएंगे, सच एज दी जॉय, सैडनेस, एक्साइटमेंट, एंगर, वो उसके एक सडनली चेंज हो जाएंगे। इसके साथ साथ में पर्सन है उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, जैसे टेस्ट परसेप्शन है, स्मेल परसेप्शन है, वो उसके अंदर चेंज हो जाएंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा लोब अफेक्ट हो रहा है। अगर फ्रंटल लोब अफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली पर्सन का बिहेवियर एंड इमोशन है उससे रिलेटेड सडनली उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा। और लेकिन पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल के अंदर पर्सन का कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रहा है, विदाउट लूजिंग द कॉन्शियसनेस, पर्सन का कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, दैट मीन्स पर्सन है वो अवेयर है। सेकेंडरी, अगर पैराइटल लोब अफेक्ट हो रहा है या फिर हम बोल सकते हैं डिपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब या फिर टेम्पोरल लोब अफेक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर पर्सन के परसेप्शन होते हैं, सच एज टेस्ट परसेप्शन है, स्मेल परसेप्शन है, ओल्फैक्टरी परसेप्शन है, उससे रिलेटेड पर्सन है वो प्रॉपरली नहीं, एकदम एग्जैक्टली उससे रिलेटेड वो फील नहीं कर पाएगा। ये आते हैं सिंपल फोकल सीजर के अंदर। देन सेकेंड वन हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। अब कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्शियसनेस है पर्सन का वो चेंज हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या होता है, पर्सन का कॉन्शियसनेस भी चेंज हो जाता है, पर्सन का अवेयरनेस भी चेंज हो जाता है, और पर्सन क्या करेगा, अनयूजुअल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, जैसे सर्किल के अंदर घूमना है, कंटिन्यूसली च्यूइंग करना है, या फिर हैंड को रबिंग कर रहा है। इवन वो पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, पर्सन सोच रहा नहीं है, पर्सन मतलब ये अवेयरनेस से अलग ही रहेगा पर्सन, जिसके अंदर हम देखते हैं चेंजेस और लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो तो चेंज हो जाएगा, या तो पर्सन का कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा, या फिर पर्सन वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चल जाएगा। प्रोड्यूसिंग ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस। अब पर्सन क्या होता है, कॉन्शियस, अब पर्सन के अंदर दिमाग के अंदर क्या रहेगा, ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस। दैट मीन्स जब वो अवेक होगा तो उसको ये लगेगा कि कोई ऐसा ड्रीम था, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। Then complex focal seizure often result in starring and non-purposeful movements such as the hand rubbing, chewing, swallowing and वॉकिंग इन दी सर्किल। अब कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर के अंदर पर्सन क्या होता है, रिजल्टिंग इन स्टारिंग। स्टारिंग का मतलब क्या होता है, पर्सन एक ही जगह पे या फिर एक ही पर्सन को कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक देख रहा है, लेकिन वो उसके अवेयरनेस से अलग है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन वो एक ही चीज पे फोकस कर रहा है कंटिन्यूअसली, एक ही चीज की तरफ देखे जा रहा है, या तो पर्सन हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी तरफ देखे जा रहा है, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है। जिस पर्सन से को देख रहा है उससे रिलेटेड उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इसको अपन बोलते हैं स्टारिंग। एंड नॉन पर्पसिव मूवमेंट, किसी भी कोई ऐसा पर्पसफुल मूवमेंट नहीं है, अनयूजुअल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, जैसे हैंड रबिंग, उसके कुछ और चल रहा है दिमाग में, लेकिन वो हैंड रबिंग कर रहा है। इसके साथ में क्या होगा, पर्सन के दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन वो सर्किल के अंदर घूमना स्टार्ट कर देगा। देन स्विंग एंड स्वेलोविंग, ये अनयूजुअल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। देन उसके बाद में हम देखते हैं जनरलाइज सीजर। अब जनरलाइज सीजर के अंदर फर्स्ट वन था एब्सेंट सीजर। अब एब्सेंट सीजर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सीजर प्रेजेंट नहीं है या फिर पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो अफेक्ट हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, पर्सन है वो क्या करेगा, स्टारिंग करेगा एंड हैवी जर्की मूवमेंट। जैसे स्टारिंग का मतलब हमने अभी देखा था कि पर्सन है लंबे टाइम तक एक ऑब्जेक्ट है या फिर पर्सन है उसकी तरफ कंटिन्यूसली देखता रहेगा। इसके साथ साथ में हैवी जर्किंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मसल कैन कोज ब्रीफ लॉस ऑफ द अवेयरनेस। पर्सन है वो हैवी जर्की मूवमेंट होगा, अचानक से सडनली उसका जर्की मूवमेंट होना स्टार्ट कर देगा। स्टारिंग हो गया, पर्सन एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ कंटिन्यूसली देखता जा रहा है या फिर किसी पर्सन की तरफ कंटिन्यूसली देखता जा रहा है, जिसकी वजह से पर्सन का अवेयरनेस है वो लॉस हो जाएगा। एब्सेंट सीजर के अंदर पर्सन का अवेयरनेस है वो लॉस हो जाएगा। The patient appear to be starring or heavy jerky or twisting muscle can cause brief loss of the awareness. Then second one आता है टोनिक सीजर। अब नाम से इंडिकेट है टोनिक सीजर, दैट मीन हाइपरटोनिक कंडीशन। जो मसल्स हैं वो हाइपरटोनिक हो जाएंगी, मस्कुलर हाइपरटोनिक, मस्कुलर हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, जिसके अंदर टोनिक सीजर कोज स्टिफनेस ऑफ मसल्स ऑफ द बैक, आर्म, लेग्स कैन कोज फॉल टू द ग्राउंड। अब पर्सन के अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो रखी है, जिसकी वजह से पर्सन की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी। अगर पर्सन की मसल स्टिफ हो रखी है स्पेसिफिकली
बैक, आर्म एंड लेग्स की, तो पर्सन क्या करेगा, अगर स्टिफ कंडीशन में है तो पर्सन के गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देन सेकेंड वन आता है क्लोनिक सीजर। अब टोनिक सीजर और क्लोनिक सीजर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अब टोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो रही थी मसल्स की, हाइपरटोनिक कंडीशन हो रही थी। लेकिन क्लोनिक सीजर के अंदर क्या होगा, जर्की मूवमेंट, रिदमिक जर्की मूवमेंट, जबकि टोनिक सीजर के अंदर जर्की मूवमेंट नहीं है, रिदमिक जर्की मूवमेंट नहीं है। क्लोनिक सीजर के अंदर क्या होगा, क्लोनिक सीजर आर रिदमिक जर्की एंड मसल कॉन्ट्रिक्शन यूजुअली अफेक्ट दी आर्म, लेग एंड दी फेस। यानी पर्सन के अंदर जर्की मूवमेंट होना, सडनली जर्की मूवमेंट होना स्टार्ट कर देंगे, जिस स्पेसिफिकली आर्म, नेक एंड दी फेस। ये कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ आर्म, नेक एंड दी फेस। अब ध्यान रखना, टोनिक सीजर है वो मसल टोन को बढ़ा रहा है, क्लोनिक सीजर है इसके अंदर क्या होता है, रिदमिक जर्की मूवमेंट होगा, लेकिन सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, आर्म, नेक एंड दी फेस। दैट मीन्स हम देखते हैं अपने वाला ये वाला एरिया है, इसके अंदर ही स्पेसिफिकली यहाँ पर अपर वाला पार्ट है, इसी के अंदर ही जर्की मूवमेंट हो रहा है। लोअर बॉडी पार्ट के अंदर मूवमेंट, जो जर्की मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो मायोक्लोनिक सीजर है इसके अंदर भी क्या होगा, दीज सीजर यूजुअली अपीयर एज सडन ब्रीफ जर्की और ट्विस्टिंग मसल्स बॉडी, अपर बॉडी, आर्म एंड दी लेग। अब इसके अंदर क्या होता है, सडनली, मतलब सडनली उसी टाइम पे बहुत सडनली ब्रीफ जर्की और ट्विस्टिंग ऑफ दी, जो जर्की मूवमेंट होगा जिसकी वजह से ट्विस्टिंग भी हो सकते हैं अपर बॉडी पार्ट, इसके साथ साथ में आर्म एंड दी लेग्स, अपर बॉडी पार्ट, आर्म एंड दी लेग्स है, उसके अंदर जर्की मूवमेंट होगा, सडनली जर्की मूवमेंट होगा। जबकि हमने देखा था क्लोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, जर्की मूवमेंट हो रहे हैं लेकिन कहाँ कहाँ पर, सिर्फ आर्म, नेक एंड दी फेस के अंदर ही हो रहे हैं। मायोक्लोनिक के अंदर क्या हो रहा है, सडन जर्की मूवमेंट होंगे होंगे जिसकी वजह से स्पेसिफिकली कौन सी पार्ट के अंदर, अपर बॉडी पार्ट, लेग्स एंड दी आर्म्स, इसके अंदर होगा जर्की मूवमेंट। देन थर्ड वन, नेक्स्ट वन आता है एटोनिक सीजर। अब इसके अंदर नाम से इंडिकेट है एटोनिक सीजर, दैट मीन्स हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक मस्कुलर एक्टिविटी। हाइपरटोनिक मस्कुलर एक्टिविटी, इसके अंदर क्या होगा, पर्सन की मसल टोन है वो लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन है वो एक जगह पे बैलेंस नहीं कर पाएगा। सच जैसे अगर मसल टोन लूज हो गई है तो मेरा हेड कंटिन्यूसली डाउन रहेगा, मैं इसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मसल्स हैं उसकी टोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो हेड है वो कंटिन्यूसली डाउन रहेगा, हाथ है वो प्रॉपरली पोजिशन में नहीं रहेंगे, वो डाउन रहेंगे। तो क्यों, रीजन क्या होता है, क्योंकि जो मसल की टोन है वो डिक्रीज हो जाएगी। Atonic seizure cause the loss of the muscle tone, result fall down and drop head involuntarily, जो head है वो continuously fall down रहेगा या फिर drop रहेगा। नेक्स्ट वन आता है टोनिक क्लोनिक सीजर, लास्ट वन आता है जिसको अपन बोलते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। अब टोनिक क्लोनिक सीजर हमने पहले पढ़ा था, टोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, स्टिफनेस होती है, बॉडी वो रिजिड हो जाएगी स्टिफनेस की वजह से। क्लोनिक सीजर के अंदर हमने देखा था कि जो नेक, हेड एंड आर्म है उसके अंदर भी जर्की मूवमेंट होगा, तो ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगा, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, बॉडी स्टिफनेस, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन है इसलिए बॉडी स्टिफनेस रहेगी, रीजन होता है हाइपरटोनिक। मसल्स, हाइपरटोनिक मसल्स है वो हाइपरटोनिक है, एंड सैकिंग एंड सम टाइम लॉस ऑफ द ब्लैडर, जो मसल्स हैं वो सैक करना स्टार्ट कर देंगी स्पेसिफिकली, क्योंकि रीजन क्या होता है यहाँ पर, हाइपरटोनिक कंडीशन है तो जो पर्सन है वो सैक होना भी स्टार्ट कर देगा, जिसको अपन बोलते हैं ट्रेमर, ट्रेमर्स। एंड सम टाइम लॉस ऑफ द बोल एंड ब्लेडर कंट्रोल, पर्सन का बोल एंड ब्लेडर कंट्रोल है वो भी लूज हो जाएगा, इसके साथ साथ में अफेक्ट करता है टंग बाइटिंग, पर्सन है वो अपनी टंग है उसको ही बाइट कर लेगा। तो ये आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजर और एपिलेप्सी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं टेम्परेरी कंफ्यूजन, पर्सन है वो फुल्ली अवेयर नहीं रहता है सो टाइम के लिए। नेक्स्ट वन देते हैं स्टारिंग स्पेल, वही एक पर्सन है वो लंबे टाइम से एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है या फिर जो पर्सन है उसको देखता रहता है, या फिर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं
उसके दिमाग में अवेयरनेस से दूर है, लेकिन वो किसी एक ऑब्जेक्ट को घूरते रहना या फिर किसी एक पर्सन को घूरते रहना, लेकिन उससे रिलेटेड उसके दिमाग में नहीं है, वो कुछ दिमाग में कुछ और ही है, या फिर कई बार क्या होता है दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन पर्सन है वो एक चीज को घूरते जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं स्टारिंग स्पेल। नेक्स्ट वन आता है अनकंट्रोल्ड जर्की मूवमेंट्स ऑफ द आर्म एंड द लेग। आर्म एंड लेग के अंदर अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट है। ये जो सारे सिम्टम्स है हमने पहले भी जो क्लासिफिकेशन के अंदर देख लिया वही है। देन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, पर्सन का कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस है वो लूज हो जाएगा। इनवॉलेंट्री चेंजेस इन बॉडी मूवमेंट, सेंसेशन, अवेयरनेस और बिहेवियर, पर्सन के इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसके साथ साथ में सेंसेशन चेंज हो रहा है, जैसे हमने बोला था टेस्ट से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अवेयरनेस है वो चेंज हो जाएगी पर्सन की। एंड बिहेवियर है, इमोशन है, वो भी उसका चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट वन आता है लॉस ऑफ मेमोरी एंड दी विजुअल चेंजेस, पर्सन के अंदर मेमोरी लॉस होना स्टार्ट कर देगी। कई बार पर्सन है रिमोट मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाएगा, कई बार पर्सन है जो रिसेंट मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ साथ में भी विजुअल चेंजेस। 10वीं विजुअल चेंजेस के अंदर आता है ब्लर विजन, डबल विजन, और कई बार पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन। टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन, पर्सन है वो शॉर्ट टाइम के लिए देख भी नहीं पाता है। तो ये है स्पेसिफिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले हम करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड द बिहेवियरल एग्जामिनेशन। पर्सन का सबसे पहले तो हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जिस असेसमेंट में स्पेसिफिकली हमें सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है उसके फंक्शन का पता चल जाएगा। जो सेरेब्रल कौन से पार्ट के अंदर, जैसे जो सीजर है वो यहाँ पे लोकल फोकल सीजर है या फिर जनरल सीजर है, उसका भी हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देख करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कंडक्शन अफेक्ट हो रहा है कई बार वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से भी हो रहा है। कंडक्शन अफेक्ट हो रहा है वो कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के लिए भी हो रहा है। तो ब्लड टेस्ट के अंदर के लिए हम करते हैं सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड दी सीरम इलेक्ट्रोलाइट। इसके साथ साथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। और अगर यहाँ पे इन्फिक्सिस प्रोसेस हो रहा है तो हम करते हैं ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर करेंगे। अगर एनसेफेलाइटिस हो रहा है या फिर मेनिंजाइटिस कंडीशन हो रहा है तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको अब हम आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम ब्लड कल्चर करेंगे। देन हम करते हैं लंबर पंचर, और लंबर पंचर के अंदर हम करते हैं सीएसएफ एनालिसिस, सीएसएफ एनालिसिस। पर्सन का सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका एनालिसिस हम करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्मल सीएसएफ की प्रॉपर्टी है वो तो चेंज नहीं हो रही है। देन हम करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। दैट मीन्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में हम क्या करते हैं, मल्टीपल लीड्स होती हैं जो हमारे क्या कर देंगे स्काल्प उसके अंदर लगा देते हैं, और फिर हम वहां पर देखेंगे उसका कंडक्शन देखेंगे, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग देखते हैं कंडक्शन की, कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जहां पे कंडक्शन ज्यादा हो रहा है, कौन सा पार्ट है जहाँ पे कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर जो कंडक्शन हो रहा है तो वो डी चैनलाइज होता है। दैट मीन्स एक प्रॉपर चैनल के अंदर ना होके वो यहाँ पर अलग अलग मतलब एक स्कैटर्ड के अंदर हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टेटस। न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टेटस इसके अंदर हम पर्सन की जो नर्व सेल्स है उसके भी देखेंगे, पर्सन का बिहेवियर भी देखेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं सिटी स्कैन एंड दी एमआरआई। अगर किसी भी वजह से जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टेटस है उसके अंदर स्पेसिफिकली हम करते हैं टू एनालाइज दी कॉग्निटिव फंक्शन,
ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको एनालाइज करने के लिए हम करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। सीटी स्कैन और एमआरआई, किसी भी वजह से कोई ब्रेन ट्यूमर हो रखी है, कहीं पर भी पस फॉर्मेशन हो रखा है, कहीं लीजन फॉर्मेशन हो गया है, अबनॉर्मल कंडीशन को देखने के लिए हम करते हैं सीटी स्कैन एंड एमआरआई। एंड लास्ट वन हम कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पॉजिट्रॉन होता है वो एक होता है रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप, इसको हम सबसे पहले तो पर्सन को इंट्रावेस्कुलर, हम पर्सन को रेडियो आइसोटोप पॉजिट्रॉन देंगे, और उसके 30 मिनट बाद में हम क्या करते हैं, उसकी टोमोग्राफी करेंगे, सिटी स्कैनिंग करेंगे, जिसमें ये जो रेडियो आइसोटोप है ये क्या करेगा, जहां पर भी रेडियो आइसोटोप है विजुअलाइज हो रहा है ब्रेन के अंदर, दैट मीन्स वहां की तो टिश्यू नॉर्मल है, और जहां पे विजुअलाइज नहीं हो रहा है वहां के टिश्यू ये डैमेज से हो रखे हैं। ये क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही है रेडियो आइसोटोप, जो क्या करेगा, ब्रेन के अंदर किसी भी वजह से कोई भी इंफ्रैक्टेड टिश्यू है उसको भी विजुअलाइज कर देगा। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि अगर, जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी, सेरिब्रल एंजियोग्राफी जिसमें तो हम ग्राफी के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स है उसकी नैरोविंग है उसको तो हम ग्राफी के अकॉर्डिंग देख लेंगे, नेक्रोटाइज हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे टिश्यू के अंदर कहीं पर भी अबनॉर्मल कंडीशन हो गई है, सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन हो गया है, तो उसको हम करते हैं पैट टेस्ट, जिसके अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम रेडियो आइसोटोप है उसको हम आईवी लाइन के थ्रू देंगे, और उसके बाद में हम सीटी स्कैनिंग करेंगे, जिसकी वजह से जो भी अबनॉर्मल टिश्यू है उसका विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो ये है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। एंड लास्ट वन हम देखते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में फर्स्ट वन हम देखते हैं कार्बेमजेपिन। कार्बेमजेपिन ड्रग क्या है, जो ये कौन सा मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है। अब मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देते हैं कार्बेमजेपिन। अब कार्बेमजेपिन का काम क्या होता है, कार्बेमजेपिन इज यूज फॉर पार्शियल एंड जनरलाइज सीजर, इट डिक्रीज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन दी सीएनएस। इसका मेन काम क्या होता है, जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन दी सीएनएस, जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है दैट मीन्स जो न्यूरो है जो एक चैनल से दूसरे चैनल के अंदर जा रहे हैं, एक नर्व से दूसरे नर्व के अंदर जा रहे हैं, तो जो किसके थ्रू जाते हैं, साइनेप्टिक चैनल के थ्रू जाते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे किस रीजन क्या होता है इसके अंदर, एसिटाइल कोलाइन है उसका लेवल बहुत ज्यादा हो रखा है, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलाइन है वो एक नर्व से दूसरे नर्व में जाके फिर आगे जाके वो जर्की मूवमेंट को कोज कर रहा है, मसल स्टिफ है उसको भी कोज कर रहा है, बहुत ज्यादा लेवल हो रखा है उस कंडीशन में। तो इसका कार्बेमजेपिन का काम क्या होता है, जो एसिटाइल कोलाइन है या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, नर्व सिग्नल्स होते हैं, उसको एक नर्व से दूसरे नर्व में जाने को वहीं पे रोकता है, जिसकी वजह से जो सीजर है उसको भी वो प्रिवेंट कर देता है। सेकेंड वन आता है फेनिटोइन। अब फेनिटोइन का काम क्या होता है, इट लिमिट्स सीजर प्रोपेगेशन। फेनिटोइन हम एक सेडेशन में भी दे सकते हैं, सेडेशन भी बोल सकते हैं फेनिटोइन को, जिसमें क्या करेगा, जो ब्रेन है उसको रिलैक्स कर देता है, काम डाउन कर देता है। अगर ब्रेन को रिलैक्स कर रहा है, काम डाउन कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एसिटाइल कोलाइन है उसका लेवल कम होगा। अगर एसिटाइल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल अगर कम हो रहा है, तो जो सीजर है वो भी कम होंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं इट लिमिट्स सीजर प्रोपेगेशन, दैट मीन्स जो सीजर का जो सीजर जनरेट हो रहा है उसको ही वो कम कर देगा। सेकेंड हम देते हैं कोलेंजेपिन। अब ये जो कोलेंजेपिन है इसका भी मेन काम क्या होता है, ये भी स्पेसिफिकली उसको देते हैं जो एटोनिक सीजर है। एटोनिक सीजर दैट मीन्स लॉस ऑफ दी मसल टोन है उसकी, मसल है उसकी टोन है वो लूज हो गई है, उसके लिए हम देते हैं। जैसे कोलेंजेपिम इज यूज टू जनरलाइज सीजर एंड सच एज अब्सेंट सीजर, एटोनिक सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर फॉर दी सीएनएस सडेशन। कि इसका मेन काम क्या होता है, सीएनएस को सडेट करना। अगर सीएनएस को सडेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो जर्की मूवमेंट हो रहे हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं अब्सेंट सीजर है, इसके अंदर जर्की मूवमेंट हो रहे हैं। इसके साथ साथ में एटोनिक सीजर है जिसके अंदर मसल टोन है वो लूज हो जाएगी, और पर्सन है वो कंटिन्यूसली इनवॉलंटरी हेड डाउन रहेगा, वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट नहीं रह पाता है। मायोक्लोनिक सीजर के अंदर भी सेम कंडीशन हो गया, सडन जर्की मूवमेंट रहेगा, जिसकी वजह से अपर बॉडी पार्ट, आर्म्स एंड द लेग्स है उसके अंदर सडन जर्की मूवमेंट के साथ साथ में मसल है वो ट्विस्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या करेगा, सीएनएस को ही सडेट कर देगा, जिसकी वजह से जो जर्की मूवमेंट है उसको वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं वैल्पोरिक एसिड। इट इज यूज फॉर द पार्शियल एंड जनरलाइज सीजर, इट इंक्रीज गाबा एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी सीएनएस। इसका मेन काम क्या होता है, ये जो गाबा है
उसको इंक्रीज करता है। और गाबा किस तरह का है यहाँ पर, ये न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब दैट मीन्स इसका काम क्या होता है, गाबा है ये बढ़ेगा तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट मीन्स जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, एसिटाइलकोलिन है, उसको वो सप्रेस कर देगा। एसिटाइलकोलिन है उसको वो सप्रेस करेगा कौन, गाबा, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। तो हम देते हैं वैल्पोरिक एसिड। तो ये था आज का अपना चैप्टर जिसके अंदर हमने सीजर पढ़ा है। सीजर क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से कॉजेज हो सकते हैं, इसके साथ साथ में हमने देखा क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड लास्ट में हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट। तो ये अपना जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। Thank you guys. Thank you so much.